नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष चारण और हम आरबीएससी की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की जो आरबीएससी की क्लास 10th की बुक अभी चल रही है उसको हम पढ़ रहे हैं। उसके 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, ये तीसरा वीडियो है। काफ़ी छोटे वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपके लिए फटाफट रिविज़न हो सके और उसको आप जल्दी से देख पाएँ। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जो आशुतोष चारण नाम से है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ से आपको अपडेट मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, उससे आगे पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत महाभारत महाकाव्य काल के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। महाभारत काल में भी अगर बात कहें तो 2 नाम आपको याद रखने हैं, जंगल देश और मत्स्य राज्य। बस ठीक है, इतना से याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। इसके बारे में पहले हम वीडियो नंबर 1 में देख चुके हैं कि ये क्या थे। इनकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो इसका पहला वीडियो ज़रूर देख लें आरबीएससी की सीरीज़ का, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये भी काम का नहीं है, ये अपने स्किप कर सकते हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे कि जो जनपद है राजस्थान में वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। वैसे यहाँ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं बनता है क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि अपने एग्ज़ाम बोर्ड की बुक में दे रखा है तो इसलिए अपने को नॉलेज होना चाहिए। पहली बात ये कि जो जनपद काल है, बौद्ध साहित्य के आपके अंगुत्तर निकाय के अंदर हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की, और मत्स्य जनपद भी उसमें से एक था। तो ये एरिया कौन सा था? मत्स्य जनपद जो था राजस्थान में स्थित था, और राजस्थान के अनेक भाग, देखिए मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था, और राजस्थान के जो कुछ कुछ पार्ट वो है कुरु, शूरसेन, अवंती, इन महाजनपदों के अंतर्गत थे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो शिवी जनपद का भाग था। ये अपने को ध्यान रखना है। 327 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से भी कुछ कबीले जैसे कि मालव, योद्धे और अर्जुनायन ये राजस्थान में आकर बसे थे। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे अगर बनाएंगे तो। चलिए मत्स्य जनपद को थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख तो ऋग्वेद में हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऋग्वेद में राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। जो हमने आरबीएससी सीरीज चलाई है उसके चैप्टर 1 की जो पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसका अगर आपने पढ़ा है तो बिना वीडियो देखे याद करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में लिखिए कि कौन कौन से क्षेत्रों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है, कौन कौन से क्षेत्रों का उल्लेख महाभारत काल में हुआ है या महाभारत में हुआ है। ठीक है, चलिए फिर शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख हुआ। ये बता रहे कहाँ कहाँ उसको मेंशन कर रखा है। फिर इसकी जो महाभारत में भी दे रखा है। फिर है कि इसकी एरिया कहाँ से कहाँ तक था, तो दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदियों के जंगलों तक। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। कौन कौन से एरिया? जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित है। वर्तमान आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के एरिया सम्मिलित थे। विराट जो था एक शासक था, उसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर कि बेराट में वहाँ पर मत्स्य जन की राजधानी बनाया था। ठीक है, ये यहाँ से कुछ देखने लायक बातें हैं। ये कुछ दे रखा है आगे, मेरे हिसाब से एग्जाम में ये भी नहीं पूछ सकते, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम जब देख रहे हैं सीरीज तो फटाफट इसको देख लेते हैं। कुरु और ये यादव जनपद जो आसपास थे इसके, ये निर्बल हो गए थे और इनकी निर्बलता का लाभ उठाया मत्स्य जनपद ने और अपने अंदर मिला लिया और शक्तिशाली हो गया, समृद्धि में वृद्धि हुई। ठीक है, अलवर के आसपास शालू जाती रहती थी, सीमा विवाद था, संघर्ष होता रहता था। ये मत्स्य जनपद के बारे में ही सारी बातें बोल रहा है। एक चेदी जनपद भी था, ये मैं भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था और इनके बीच भी आपस में शत्रुता रहती थी। ये वही लगा, संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य जनपद पर आक्रमण किया और मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन कहीं बना दे कि चेदी जनपद जो था उसने मत्स्य को अपने अंदर मिला लिया या फिर मत्स्य जो राज्य था वो चेदी जनपद के अंदर भी रहा, अधीन में भी रहा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
और मत्स्य जनपद जो था मगध की अंत में साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और वो वहां पर उससे मिल जाता है। और एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मौर्यों के शासनकाल में जो मत्स्य जनपद है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इस विराट से जो अपने अशोक का शिलालेख और ये मौर्य युगीन अवशेष भी मिलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब जो अपन पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है, वो पार्ट अब शुरू हो रहा है। तो अब आपको ये अच्छे से देखना है, तो जरूर देखिए इसको। बाकी अब जो मैं अब पढ़ाऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी देर पढ़ाया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। चलिए, पहली बात तो राजपूतों की उत्पत्ति का जो क्वेश्चन है, तो राजपूत काल क्या है? राजपूत काल है पूर्व मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल से पहले की जो हिस्ट्री है वो जो है आपकी राजपूतों का ही इतिहास है, इसलिए वो राजपूत काल कहलाती है। स्मिथ ने कहा कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का जो काल है वो राजपूत युग है। अब ये क्वेश्चन वही है कि उत्पत्ति अपन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब राजपूत कौन थे, ओरिजिन क्या उनका। तो जो आपके डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, GH ओझा साहब, उन्होंने लिखा है कि ये जो राजपूत शब्द है वो नया नहीं है, ये काफ़ी प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, जैसे कि अर्थशास्त्र में है, नाटक में है, कालिदास के बाणभट्ट के हर्षचरित्र में है, और कादम्बरी में भी इसका उल्लेख है। चीनी यात्री हेनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, उसने भी राजाओं को कहीं क्षत्रिय लिखा है तो कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा ने सुझाया गया है यह मत, अब वापस ये तो ओझा ने बताई ये बात, लेकिन बुक कह रही है कि ये बात जो बताई ये मत जो है सर्वमान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था, यानी कि एक जाति के अर्थ में पहले इतना इसका उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, शासक वर्ग के लिए मिलता था, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये नहीं है। इसलिए ये यहाँ पर ये बुक जो है, इनका जो ओपिनियन है उसको एक प्रकार से टारगेट कर रही है, फिर खंडन कर रही है ये पुस्तक, और बता रही है। चलिए, अब अपन कुछ मत पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या है, भाई क्या क्या अलग अलग इतिहासकार ने क्या क्या मत दिए हैं। एक इतिहासकार हुए, अब जो भी हमने पढ़ा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और एक और है CB वैद्य। ये कहते हैं कि जो राजपूत हैं वो भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान है। भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान। एक मैंने पूरा इसका सार भी लिखा हुआ है, अभी अपन लास्ट में पढ़ेंगे उसको, पहले अपन पूरा पढ़ लेते हैं। और इनके ये जो वाक्य कह रहे हैं आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान है, उसमें ये बता रहे हैं कि क्यों है, क्योंकि ये अश्व की पूजा और अस्त्र की पूजा करते हैं जो भारतीय आर्यों के समान है। भारतीय आर्यों के समान ही यज्ञ और बलि में इनका विश्वास है, और उनका शरीर जो है सुडौल है, और लंबी नाक है और लंबे सिर है। इसका मतलब ये आर्यों की संतान है। तो अपने को एग्जाम में जो पूछेगा वो यही पूछेगा कि वैदिक आर्यों की संतान का मत किसने दिया, वो GH ओझा और CB वैद्य ने दिया। अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है आपको पता है, पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदायी ने लिखा है कि भाई ये सिद्धांत के जो देने वाले चंद्रप्रदायी हैं। और इसके अंदर लिखा है कि वशिष्ठ मुनि जो है राक्षसों से निपटने के लिए जो 3 योद्धा उत्पन्न किए थे, पहले परमार, चालुक्य, प्रतिहार, और अंतिम में जो चौथा योद्धा जो ज्यादा ताकतवर उसको उत्पन्न किया, उसका नाम चौहान था, वो अग्निकुंड है। तो ये बात कह रखी है, लेकिन बुक वापस खुद कह रही है अपनी तरफ से कि ये जो आज के वैज्ञानिक युग में इसको स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो संकेत है उनको आप समझ सकते हैं। हो सकता है कि ये जो प्राचीन काल के जो क्षत्रिय थे जो बौद्ध बन गए, या कोई प्राचीन आदिवासी भील मीणा आदि, या तो जो क्षत्रिय थे बौद्ध बन गए, या जो अपने भारत के जो मूल रूप से आदिवासी भील या मीणा थे वो लोग, या विदेशी जो आक्रमणकारी शक्तियां थी जैसे कि शक, हुण, यूची, इन सबको यज्ञ द्वारा शुद्ध करके क्षत्रिय वर्ग में वर्ण में शामिल कर लिया गया। इसी प्रकार ये इस बुक बता रही है कि भाई अग्निकुंड की जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या कर रही है आज के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ब्राह्मण से उत्पत्ति हो। अब ये सिद्धांत कहता है कि भाई ब्राह्मण से उत्पत्ति हुई। इसमें क्या है, एक तो DR भंडारकर है जो बताते हैं कि गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई। उसके अलावा आपका बेजोलिया शिलालेख है ही है जो चौहान वंश को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताता है। ठीक है ना। उसके बाद गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। और उसके अलावा कुंभा के जो जयदेव की गीत गोविंद की टीका है उसमें भी लिखा गया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। ठीक है।
लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा इस सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि भाई जो राजपूत थे अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे, इसी कारण भ्रम होता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। मतलब कि इसके पक्ष में D.R. भंडारकर हैं और गोपीनाथ शर्मा हैं और दशरथ शर्मा इसका खंडन करते हैं। तो आपको तीनों ही बातें ध्यान रखनी है। और एक बात ये ध्यान रखनी, गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है ना। चौहान का तो पता रहता है आपको, बस गोत्रीय ब्राह्मण ये याद रखना। फिर एक पॉइंट आता है विदेशियों की संतान है। तो विदेशियों की संतान में क्या पॉइंट आएगा कि एक तो कर्नल जेम्स टोड आएगा और एक आएगा आपके V.S. स्मिथ, दो आते हैं। तो इसमें कर्नल जेम्स टोड तो कहता है शक या सीथियन जाति, शक या सीथियन जाति से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। और टोड खुद अग्निकोण की इस कहानी को स्वीकार करते हुए कह रहा है कि राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। मतलब कहता है कि भाई अभी हमने जस्ट पढ़ा था यहाँ पर कि उन्होंने हो सकता है कि युवा विदेशियों को यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया गया। तो वही पॉइंट ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका ये मत है कि विदेशी जातियां जो 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब विशासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र करके वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टोड ने राजपूतों को शक और सीथन से ऐसे प्रमाणित कैसे किया, क्या तर्क दिए। तो इनके रीति रिवाज जो बताए हैं वो सेम है, जैसे कि अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा, ये दोनों ही जातियों में एक ही है। उसके अलावा V.S. स्मिथ जो है वो कहता है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक ये राजपूत जाति प्रकट हुई और ये जो है हूणों की संतान है। कर्नल जेम्स टोड शक या सीथियन बताता है, जबकि स्मिथ क्या कहता है, हूणों की संतान है। अब जो है अपन ओवरऑल बुक का रिव्यू पढ़ेंगे। ये कहता है कि सारे इन मतों को स्वीकार तो नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राजपूतों ने स्वयं कभी नहीं कहा कि वो विदेशी है। पहला पॉइंट ये दे रहा है। फिर दूसरी बात, इसके विपरीत ये तो बताते हैं कि अपनी इनकी उत्पत्ति कहाँ से है, सूर्य से है या चंद्रमा से है। और एक और बात कि राजपूतों के रीति रिवाज की शक या सीथियन के रीति रिवाज से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, जो अभी यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ के आए। शक या सीथियन से अपन की साम्यता स्थापित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये शक सीथियन जो शक कुषाणों के आने से पूर्व ये जब आए थे भारत में, उससे पहले ही ऑलरेडी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित है और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात है, जैसा कि महाकाव्य में, रामायण में हमको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये विदेशी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ये बुक जो है खंडन करके बता रही है। अब अंततः जो निष्कर्ष है ना, आप मेंस वगैरह लिखे हैं उनके लिए, कि भाई वास्तव में अपन क्या मान सकते हैं। तो इन सबसे स्पष्ट होता है कि आपस में मतभेद तो है, लेकिन वास्तव में क्या है, अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं, राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज मानते हैं, भारतीय आर्यों के वंशज ही मानते हैं। और इसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है, विदेशी भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये हम ओवरऑल जो निष्कर्ष जो है, राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज माना गया है। ठीक है ना। और इसमें विदेशी भी शामिल कर लिए गए, विदेशी रक्त भी शामिल है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई वह स्थायी रूप से भारत में रहने लग गई और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया और हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। तो डॉक्टर कानूनगो जो है उन्होंने लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी को आज के युग में चल तो नहीं सकती है। उनके सूर्य चंद्र से उत्पत्ति काल्पनिक सत्य हो सकता है, राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये बात सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। तो स्टेटमेंट है ये डॉक्टर कानूनगो का। खैर अपने एग्जाम में नहीं आएगा, अपने तो जो सार है एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये सार मैंने लिखा हुआ है भाई। सार क्या कहता है, एक वैदिक आर्य की संतान GH गौरीशंकर हीराचंद ओझा या CV वैद्य। अग्निकुंड वाला चंद्र बरदाई। ब्राह्मण से उत्पत्ति D.R. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा। लेकिन इसका विरोध किसने किया? दशरथ शर्मा ने। शर्मा, गोपीनाथ शर्मा इसका साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और दशरथ शर्मा ब्राह्मणों से उत्पत्ति में विरोध कर रहे हैं। विदेशियों की संतान में दो हैं, कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ। शक सीथियन से उत्पत्ति बता रहे हैं और स्मिथ बता रहे हैं हूणों की संतान है। अंततः निष्कर्ष क्या निकला? भारतीय आर्यों के ही वंशज हैं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अगले वीडियो में अपन गोहिल वंश को एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे और धीरे धीरे अपन पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं।
और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको ये लाभप्रद हो रही है तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।